नमस्कार मित्रों, मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर से चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं मित्रों। और अब मैं आता हूं अपने अध्याय पर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो से हमने हिंदी व्याकरण का जो अगला अध्याय है समास, उस अध्याय को हमने शुरू कर दिया था और समास अध्याय का जो सामान्य परिचय था वो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया था। समास पढ़ लिया था, समास की परिभाषा क्या होती है इस चीज़ के बारे में हमने अच्छे से जाना था। समास के साथ कुछ और भी जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, जैसे कि सामासिक पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किस प्रकार से होता है, इन तमाम प्रक्रियाओं को हमने पिछले वीडियो में कुछ डायग्राम्स के जरिए अच्छी तरह से समझ लिया था, विस्तृत रूप से समझ लिया था। और साथ में उसके बाद में हमने पढ़ा था कि समास के भेद कितने होते हैं और भेदों पर आधारित जो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन दोनों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं समास का जो पहला भेद है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं समास के पहले भेद की, तो समास का जो पहला भेद है वो कौन सा हो जाता है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास का पहला भेद, अव्ययी भाव समास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, किस प्रकार से अव्ययी भाव समास में आने वाले शब्द होते हैं और किस प्रकार से शब्दों के जाल से हमें अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आने वाले शब्दों को पहचानना है और उन्हें चुनना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मित्रों, अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा होती है वो सामान्यतः परिभाषा ये होती है कि जहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो? पूर्व पद। पूर्व का मतलब होता है पहला पद, यानी कि हम संधि में भी देखते हैं, समास में भी देखते हैं, दोनों में दो पद होते हैं। एक पहला पद होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद या प्रथम पद, और एक बाद वाला पद होता है जिसको हम बोलते हैं उत्तर पद या द्वितीय पद बोलते हैं। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होगा, कौन सा पद? पूर्व पद। ये पूर्व पद यहाँ पर क्या होगा? प्रधान होगा। और प्रधानता का यहाँ पर जो मुख्य लक्षण है, प्रधान वो कैसे होगा, उसके ऐसे क्या लक्षण होंगे कि हम उसको प्रधान कहेंगे? तो उसके लक्षण होंगे कि वो जो प्रधान शब्द होगा वो या तो कोई उपसर्ग होगा या कोई अव्यय होगा। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत ही विचलित करती है, बहुत ही कंफ्यूज करती है, और वो चीज़ है ये कि क्या सारे उपसर्गों से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ सकते हैं? तो मित्रों, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर इस प्रकार का एक भ्रम पाल लेते हैं कि पहला शब्द उपसर्ग आ गया तो निश्चित रूप से समास अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। उपसर्ग के योग से बनने वाला हर कोई शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं हो सकता है। इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब व्यवस्थित रूप से हम इसको पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास को। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है। आप साथ में कॉपी लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा, और जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको बराबर आप लिखते रहिएगा। अव्ययी भाव समास की हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं। परिभाषा इसकी ये हो जाएगी, जहां पूर्व पद प्रधान हो और जो पद प्रधान होगा वह क्या होगा? वह कोई उपसर्ग या अव्यय हो। वह कोई उपसर्ग या अव्यय हो। जो पद प्रधान होगा वो क्या होगा? कोई या तो उपसर्ग होगा या कोई अव्यय शब्द होगा। तो पूर्व पद प्रधान हो और वह कोई क्या हो? उपसर्ग या अव्यय हो, तथा संपूर्ण पद अव्ययवत हो। संपूर्ण पद क्या हो? अव्ययवत हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने तीसरा बिंदु लिखवाया है कि संपूर्ण पद क्या हो? अव्ययवत हो। वहां कौन सा समास होता है? तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो ये अव्ययी भाव समास की एक विस्तृत परिभाषा हो गई। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि पुस्तकों में या कई जो ऑनलाइन क्लासेस है या ऑफलाइन क्लासेस है, वहाँ पर भी कुछ लोग आपको आधी अधूरी परिभाषाएं पढ़ा देते हैं। तो आधी अधूरी परिभाषाएं आपके लिए बहुत ही घातक है। जब पढ़ो तो किसी चीज़ को समेकित रूप से, पूर्ण रूप से पढ़ो, ताकि समस्याएं
परीक्षा में आपको बिल्कुल भी नहीं आए। तो मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस परिभाषा की। इस परिभाषा को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। परिभाषा ये कहती है कि जहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो, ये अव्ययी भाव समास का सामान्य लक्षण है। जो पद प्रधान होगा वो या तो कोई उपसर्ग होगा या कोई अव्यय होगा, और उपसर्ग या अव्यय होने से भी कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपसर्ग या अव्यय के योग से जो संपूर्ण पद बनेगा वो संपूर्ण पद अव्ययवत यानी अव्यय के जैसा होना चाहिए। यदि वो शब्द अव्यय के जैसा नहीं हो रहा है तो उपसर्गों के योग से बने से बहुत से पद होते हैं जो कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। कैसे नहीं आते हैं, मैं यहाँ पर आपको दो शब्दों के जरिए इनके बीच का जो अंतर है वो आपको बता दूं मैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है प्रतिक्रिया, एक शब्द मैंने लिख दिया प्रतिदिन। आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों ही शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो क्या इन दोनों शब्दों को हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ले सकते हैं? तो मित्रों, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कोई शब्द आता है या नहीं आता है, इस चीज़ का जब आपको निर्णय करना हो तो सीधे से आप उस शब्द की दो चीज़ों पर आप खास तौर से नज़र डालिए। पहली चीज़ है वचन और दूसरी चीज़ है लिंग। यदि इनके अनुसार कोई शब्द परिवर्तित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो शब्द अव्ययी भाव का उदाहरण कभी नहीं हो सकता, और यदि वचन और लिंग के अनुसार वो शब्द परिवर्तित नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वो शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप उन शब्दों को एक बार वाक्यों में प्रयुक्त करके देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्रतिक्रिया। आप इसकी जब वाक्य रचना करेंगे, वाक्य में जब इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप एक वाक्य बनाएंगे जो इस टाइप से बनाएंगे जो कि मतलब बहुवचन को इंगित करता हो। जैसे कि मुझे इस विषय पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, तो यहाँ पर मूल शब्द हमने क्या लिखा? प्रतिक्रिया। और वाक्य में जब हमने बहुवचन बनाया तो शब्द ये क्या हो गया? प्रतिक्रियाएं। तो प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, इसका मतलब आप देखिए कि प्रति उपसर्ग के योग से बना होने के बाद भी ये शब्द क्या अव्यय की स्थिति में आ पाया है? नहीं आ पाया है। क्यों नहीं आ पाया है? क्योंकि ये शब्द किसके अनुसार बदल गया है? वचन के अनुसार बदल गया है। और जब शब्द के रूप में परिवर्तन आ गया, इसका मतलब ये शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण कभी नहीं हो सकता। अब यहीं पर आप प्रतिदिन की बात करते हैं, तो हम प्रतिदिन वहाँ जाते हैं, तो क्या हम प्रतिदिनों वहाँ जाते हैं ऐसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब प्रतिदिन जो शब्द है ये अव्यय के रूप में आ गया है और निश्चित रूप से ये शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो जब भी आप शब्दों को पहचानें अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि शब्द के मूल रूप में वचन या लिंग या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें और एक बार ध्यान में दिलवा देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ मैं, जिससे कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो आने वाले उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को पहचानना आपके लिए और भी थोड़ा सहज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। पहली बात तो ये कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द रचना की दृष्टि से अव्यय हो जाते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत प्रयुक्त सभी पद अव्यय बन जाते हैं। सभी पद क्या बन जाते हैं? अव्यय बन जाते हैं। यानी कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हमने जिस शब्द का चुनाव कर लिया है वो शब्द क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। फिर वो शब्द कभी भी किसी काल, वचन, लिंग या पुरुष के अनुसार रूपांतरित नहीं होता है। शब्द के मूल रूप में फिर कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ उपसर्गों से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से मुख्य रूप से उपसर्ग हैं जिन उपसर्गों से एक भी शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। अन, न, क, कु और सु और स, इस प्रकार के ये जो उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों से
इन उपसर्गों से निर्मित किसी भी शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं होगा। अव्ययी भाव समास नहीं होगा। यानी मैंने यहाँ पर आपको जो ये 2 नोट लिखवाए हैं, इन नोट को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला नोट तो ये है कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। उन शब्दों का कभी किसी काल, वचन, लिंग, पुरुष या कारक से कोई संबंध नहीं रहता है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि अ, अन, न, क, कु, सु और स इन उपसर्गों के योग से बना कोई भी शब्द कहीं पर भी आ जाए, कभी उस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, कोई अन्य समास ही होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि शुरुआती जो मैंने 4 शब्द लिखवाए हैं, अ, अन और न, तो इन उपसर्गों के योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो सामान्यतः तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। किस समास के अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास में। आपने देखा होगा तत्पुरुष समास का एक भेद होता है नए तत्पुरुष समास। तो नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत इन शब्दों के, इन उपसर्गों के उदाहरण बनते हैं। रही बात पीछे के जो ये क, कु, सु और स वाले जो ये 4 उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों के योग से जो शब्द बनते हैं सामान्यतः ये कर्मधारय या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो इनके योग से भी बने किसी भी शब्द में कभी भी अव्ययी भाव समास नहीं होगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रख लें। अब हम बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं वो किस प्रकार के उदाहरण आते हैं। उन उदाहरणों से एक बार हम थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ अव्ययों के बारे में, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में पूछा जाने वाला अव्यय है वो अव्यय होता है यथा। कौन सा अव्यय होता है? यथा। यथा एक अव्यय है, लेकिन उपसर्ग के रूप में शब्दों के साथ जुड़ करके ये कई प्रकार के शब्द बनाता है। किस प्रकार के शब्द बनाता है तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अर्थ पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। यथा का अर्थ क्या हो जाता है? या तो हो जाएगा जैसा, या जितना, या फिर के अनुसार, और या फिर से अधिक नहीं। तो इस प्रकार के अर्थों में हम यथा जो अव्यय है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जो बनने वाले उदाहरण हैं वो उदाहरण किस प्रकार के होंगे तो आप जरा उन पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा बुद्धि, यथा अवसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संधि हो गई है यथा प्लस अवसर। तो संधि के योग से जो बने हुए शब्द होते हैं उनका भी समास विग्रह होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यथेच्छा, ये भी गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। यथोचित, ये भी गुण संधि का उदाहरण है, लेकिन यहाँ समास के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। यथाज्ञा दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। ये इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे समास के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए हैं। अब इन शब्दों का समास विग्रह हमें करना है। मैंने एक शब्द और लिख दिया है यथाशीघ्र। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और अब हम बात करेंगे इन सभी शब्दों के समास विग्रह की बात करेंगे। इन सभी शब्दों का हम समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो शब्द आया है यथाशक्ति, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शब्द का वाक्य में रूपांतरण करना है, हमें वाक्य के रूप में इसका अर्थ बोध करना है। तो यथा का जो अर्थ होगा वो जैसा, जितना, के अनुसार या से अधिक नहीं, इन्हीं से जुड़ा हुआ अर्थ होगा। के अनुसार या से अधिक नहीं लगभग समान अर्थ वाले हैं, इनमें कोई ज़्यादा अर्थगत अंतर नहीं है। जैसा और जितना और के अनुसार मुख्य रूप से इन्हीं 3 पर जो समास विग्रह है वो होगा इनका। सबसे पहले हम बात करते हैं यथाशक्ति। तो एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ समास विग्रह करने से पहले मित्रों कि सामान्यतः शब्द का जो हम विस्तृत अर्थ ज्ञात करते हैं वही एक तरह से उसका समास विग्रह हो जाता है।
ये जो शब्द हैं ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। यानी समास अध्याय के अंतर्गत ही बहुत से शब्द ऐसे आप पढ़ लेते हैं जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्याय के अंतर्गत आते हैं। यानी समास चैप्टर जो है वो एक साथ आपके 2 अध्यायों को पूर्ण कर देता है। समास तो होता ही है, इसके साथ साथ में वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आप एक अलग से अध्याय पढ़ते हैं, उस अध्याय के भी बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं, वो उदाहरण इस समास के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, शब्द है यथाशक्ति, तो इसका समास विग्रह आप कैसे करोगे? शक्ति के अनुसार। किस प्रकार से करोगे? शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से आगे शब्द आ गया यथा सामर्थ्य, तो सामर्थ्य के अनुसार या क्षमता के अनुसार, आप दोनों ही शब्द लिख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः निकटतम और जो सरलतम अर्थ वाले शब्द होते हैं हम उन्हीं का चयन करते हैं। तो शब्द क्या हो जाएगा? सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद में शब्द आ गया है यथा बुद्धि, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बुद्धि के अनुसार। बुद्धि के अनुसार। अब इस प्रकार आप नीचे देखते हैं, शब्द आता है यथा अवसर, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? या तो अवसर के अनुसार लिख सकते हैं या फिर जैसा अवसर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या तो क्या हो जाएगा? अवसर के अनुसार, या फिर आप दूसरा क्या लिख सकते हैं? जैसा अवसर। दोनों ही प्रकार से समास विग्रह किए जा सकते हैं। अगला शब्द आ गया यथेच्छा, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार। इसी प्रकार से जब हम आगे बात करते हैं, शब्द आ गया यथोचित, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? जैसा उचित हो। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? जैसा उचित हो। इसी प्रकार शब्द आ गया यथा आज्ञा, तो इसका समास विग्रह दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो जैसी आज्ञा, जैसी आज्ञा, और या फिर आप लिख सकते हैं आज्ञा के अनुसार। दोनों प्रकार से इन शब्दों का समास वगैरह किया जा सकता है। अगला शब्द आ गया यथाशीघ्र, तो इसका अर्थ आप क्या लोगे? यहां अर्थ लोगे आप जितना, यानी जितना शीघ्र हो। जितना शीघ्र हो। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यथा शब्द के जो अर्थ हमने प्रायोजित किए हैं, कहीं पर वो अर्थ शब्द से पहले आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर जैसा या जितना आप देख सकते हैं सामान्यतः शब्द से पहले आ जाता है, और कहीं पर ये शब्द जो है वो शब्द के बाद में आता है, यानी जो बाद वाला शब्द है उसके बाद में इसका अर्थ प्रायोजित होता है। जैसे कि शक्ति, यथाशक्ति है, तो यहाँ पर यथा का अर्थ जो के अनुसार है वो शक्ति शब्द के हमने बाद में प्रयुक्त किया है। इसलिए जिस प्रकार से सरल और सुगम रूप से और वर्तनी की दृष्टि से भी वाक्य शुद्ध बन सके, उसी प्रकार से हमें इन शब्दों से यथा अव्यय के जो अर्थ हैं उन अर्थों का प्रयोग करना है। कभी भी इस प्रकार की पूर्व धारणा नहीं बनानी है कि ये अर्थ शब्द से पहले ही आएगा सब जगह या फिर शब्द के बाद में ही आएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार से एक वाक्य का जो एक संरचनात्मक ढांचा होता है उसके अनुसार शब्द का जो उचित स्थान होता है उसी स्थान पर हमें इन शब्दों को प्रस्थापित करना है। अब हम बात करते हैं कुछ आगे और आने वाले उपयोगी अव्यय शब्दों पर, उपसर्गों पर। तो जैसे कि हम बात करते हैं, आगे हम उपसर्गों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग आ जाएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनु उपसर्ग की। अनु उपसर्ग, इससे जुड़े हुए शब्द आपको कई बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इन शब्दों का अध्ययन कीजिए, पढ़िएगा इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनु उपसर्ग का किन किन अर्थों में हम इस उपसर्ग को प्रायोजित कर सकते हैं। तो मित्रों आप ध्यान रखिएगा, शब्द आ जाएंगे यहाँ पर। अनु का अर्थ हो जाएगा पीछे या समान या फिर योग्य। तो इन अर्थों में हम अनु उपसर्ग का प्रयोग सामान्यतः कर लेते हैं। अब इसके अंतर्गत जो बनने वाले शब्द होते हैं वो शब्द कैसे होते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है अनुरूप, अनुसार, अनुनाद,
अनुनय, अनुगमन, और शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर अनुसरण। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए हैं। आप इन शब्दों का समास विग्रह स्वयं अपने स्तर पर भी कीजिएगा और मैं जो समास विग्रह करने जा रहा हूँ उसके अनुसार भी एक बार आप इसको जांच लीजिएगा। पहला शब्द जो हमने लिखा है शब्द है अनुरूप। तो इसका समास विग्रह किस प्रकार से हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा रूप के समान या समान रूप। अनुरूप का समास विग्रह क्या हो जाएगा? समान रूप। यानी रंग रूप की दृष्टि से जब दो वस्तुएं एक दूसरे के समान होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु उसी वस्तु के अनुरूप है, यानी समान गुण धर्म वाली है। तो ये इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा अनुरूप का समान रूप। इसी प्रकार शब्द आ गया अनुसार। तो इसका अर्थ जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा? सार के योग्य, सार के योग्य। इसी प्रकार शब्द आ गया आगे अनुनाद। तो आप यहाँ पर जानते होंगे कि नाद शब्द का अर्थ क्या होता है? नाद शब्द का अर्थ होता है ध्वनि। नाद शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। तो अनुनाद शब्द का अर्थ क्या होता है? नाद के पीछे उत्पन्न नाद, यानी ध्वनि के पीछे उत्पन्न होने वाली ध्वनि। आप यहाँ पर नाद शब्द को लिख लीजिएगा, लेकिन कोष्टक में इसके अर्थ को भी आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ध्वनि के पीछे उत्पन्न ध्वनि। यानी यहाँ पर जो अर्थ आएगा वो पीछे इस अर्थ के संदर्भ में आएगा। आगे शब्द आया है नए। बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं कि नए शब्द जो है वो नीति का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? नीति का। यानी नीति शब्द का अर्थ क्या होता है? नए होता है, और नए का अर्थ क्या होता है? नीति होता है। शब्द पर्यायवाची एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले होते हैं। तो अनुनय का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा? नीति के योग्य, नीति के योग्य, अनुनय। इसी प्रकार अनुगमन। यहाँ पर गमन संस्कृत की गम धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ चलने की क्रिया के संदर्भ में आता है। तो हम इसका समास विग्रह क्या कर देंगे? अनुगमन का पीछे चलना। क्या हो जाएगा? पीछे चलना। और इसी प्रकार अनुसरण का भी अर्थ यही हो जाएगा। गमन और सरण दोनों का अर्थ सामान्यतः एक ही होता है, चलने के संदर्भ में ही आते हैं। तो अनुसरण का भी अर्थ क्या हो जाएगा? पीछे चलना। मिलता जुलता एक और शब्द कभी कभी आ जाता है अनुकरण। क्या शब्द आ जाता है? अनुकरण। तो इसका भी समास वगैरह क्या हो जाता है? आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। अनुकरण का समास हो जाता है करण शब्द क्रिया धातु से, यानी करना धातु से बना हुआ शब्द है करण। संस्कृत में आप देखोगे तो क्री धातु के योग में शत्रु प्रत्यय के योग से शब्द बना है करण। ठीक है, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी बेहतर जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, संस्कृत की कार्य प्रक्रियाओं के बारे में। तो करण शब्द से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ है अनु, यानी कि करण का मतलब करने योग्य, यानी जो कार्य किया जा चुका है उसके अनुसार ही फिर से कार्य करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। तो किए हुए कार्य के पीछे कार्य करना, किए गए कार्य के समान ही कार्य करना, ये क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अनु उपसर्ग से जो जुड़े हुए कुछ शब्द हैं हमने इनका समास वगैरह किया है। ये जो मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं, आप जब पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को उठा के देखोगे, चाहे एसआई का पेपर हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे रीट का हो, चाहे व्याख्याता का हो, किसी भी स्तर का पेपर हो, अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण आए हैं उनमें से जो मोस्टली उदाहरण वही मिलेंगे जो मैं आपको ऑन बोर्ड लिखवा रहा हूँ। आप देखते हैं कि सामान्यतः यही शब्द होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से जो आड़े टेढ़े शब्द होते हैं या जो बहुत ही कठिन अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन पर आपको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जो मैं शब्द लिखवा रहा हूँ इन्हीं को यदि आप पर्याप्त रूप से पढ़ लें तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा, आपके प्रश्न पत्र में आए हुए हर शब्द को, हर सवाल को निश्चित रूप से आप सॉल्व कर पाएंगे। अनु उपसर्ग के बाद में हम आगे एक और उपसर्ग पर चर्चा कर लेते हैं, निस निर। निस और निर ये दो उपसर्ग हो जाते हैं
सामान्यतः इन दोनों उपसर्गों का अर्थ एक ही होता है। वो अर्थ क्या होता है? अभाव या निषेध या रहित, रहित या अभाव या बिना। इसके अलावा इसका जो अर्थ आता है एक और आ जाता है तय, एक आ जाता है ध्यानपूर्वक और एक अर्थ आ जाता है बाहर। तो इन अर्थों में हम निस और निर इन उपसर्गों का प्रयोग कर लेते हैं। सामान्यतः इन्हीं दोनों से संस्कृत में एक उपसर्ग बनाया जाता है निहि। उपसर्ग क्या बनाया जाता है? निहि। और इसी उपसर्ग के हम इन दोनों की निष्पत्ति इस प्रकार से मान सकते हैं कि निहि के बाद में आने वाले यदि वर्ण किसी वर्ग के पहले या दूसरे या तीनों प्रकार के श हो, तीनों प्रकार के श जिसको हम व्याकरणिक भाषा में सत्व कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्व। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो विसर्ग है, विसर्ग स में बदल करके रूप क्या बन जाता है? निस रूप बन जाता है। और निस के भी आप देखते हैं यहाँ पर तीनों प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं, निश, निश और निस। ये तीनों प्रकार के रूप सामान्यतः परीक्षाओं में आते हैं। लेकिन इसी निहि के बाद में यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ या कोई स्वर वर्ण हो तो यहाँ जो विसर्ग है इस विसर्ग का र में रूपांतरण होकर के शब्द क्या बन जाता है? निर बन जाता है। तो निस उपसर्ग के बाद में आने वाले शब्द वर्गों के पहले, दूसरे और तीनों प्रकार के श होंगे, जबकि निर उपसर्ग के बाद में आने वाले शब्द तीसरे, चौथे, पांचवें अंतस्थ और स्वर वर्ण होंगे। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। केवल इसी आधार पर ये दोनों अलग अलग हैं, बाकी इन दोनों में पार्थक्य का और कोई अन्य कारण नहीं है। समान अर्थों में इन दोनों का प्रयोग होता है। इनके योग से जो बनने वाले शब्द हैं वो शब्द कैसे होते हैं, हम उन शब्दों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं निस उपसर्ग के योग से बनने वाले उदाहरण। किसकी चर्चा करते हैं? पहले निस। तो आप जानते हैं इसके आपको 3 रूप देखने को मिलेंगे, निश, निश और निस। इन तीनों रूपों पर हम उदाहरण बनाएंगे निश्चित रूप से। आप हर एक उदाहरण को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही गहनतापूर्वक पढ़ें। निश्चित रूप से मेरी क्लासें आपके लिए थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मित्रों ये आपकी नहीं जानने वाली, नहीं समझ में आने वाली जो एक बीमारी है, इस बीमारी को मिटाने वाली होगी। आप ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को केवल पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यदि कहीं पर भी किसी भी स्तर पर कोई भी आपकी समस्या आ जाए, मैं हमेशा आपको आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप अपनी समस्या मुझ तक केवल पहुंचा दीजिएगा, उसके बाद में समाधान करना मेरा काम है। आप अपनी समस्या चाणक्य क्लासेस तक पहुंचा दीजिएगा, उसके बाद में समाधान करना हमारी चाणक्य क्लासेस की टीम का काम है। निश्चित रूप से चाणक्य संस्थान जो है बहुत ही नेक नीति के साथ विद्यार्थियों के केवल और केवल शिक्षण के लिए ही जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो जनरेट किया है, बनाया है मित्रों। तो इसका आप लाभ उठाइएगा और अपने मित्रों परिचितों को ज़्यादा से ज़्यादा चाणक्य क्लासेस से जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा हमारे। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की। तो जैसा कि हमने यहाँ पर शब्द चुना है अभी तक निस, तो इससे बनने वाले जो उदाहरण होंगे वो किस प्रकार से होंगे? जैसे मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर निःशुल्क, और मैंने शब्द लिख दिया निश्चिंत, और शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया निश्चय, और उसके बाद मैंने एक शब्द लिख दिया निश्छल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निस का जो श है वो किन किन परिस्थितियों में बना है। जब निस का श केवल उन्हीं परिस्थितियों में बना है जब या तो स के बाद में शंकर वाला यानी तालव्य श हो, या फिर च हो, या फिर छ हो। आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं। अब हम इन शब्दों का समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे? तो मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनका अर्थ, शब्दों का अर्थ लेना है आपको। तो निःशुल्क का अर्थ क्या हो जाता है? शुल्क से रहित या बिना शुल्क के, बिना शुल्क के, ये इसका समास विग्रह हो जाता है निःशुल्क का। आप शुल्क से रहित भी लिख सकते हैं। निश्चिंत जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चिंता से रहित। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? चिंता से रहित, निश्चिंत।
निस उपसर्ग होने के कारण चिंता का जो आ है, इस आ का लोप होकर के और शब्द केवल निश्चिंत बन जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं निश्चय। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तय किया हुआ चयन, तय किया हुआ चयन। यहाँ पर देखिए जो निस का अर्थ लिया है हमने, तय शब्द से हमने निस का अर्थ लिया है और चय जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चयन करना। तो तय किया हुआ चयन, तो इस प्रकार से निश्चय का समास विग्रह हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं निश्चल की। तो निश्चल का समास विग्रह क्या हो जाता है? छल से रहित। क्या हो जाता है? छल से रहित। तो इस प्रकार यहाँ पर अभी तक हमने निस के केवल एक रूप को पढ़ा है, ये दो रूप अभी तक बाकी है। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे रूप के बारे में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि निस में जो ये स है, यहाँ पर स जो है मूर्धन्य श में बदला हुआ है। आप इससे जुड़े हुए उदाहरण देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया है निष्कपट, या मैंने शब्द लिख दिया है निष्क्रिय, या फिर मैंने यहाँ पर एक और शब्द लिख दिया है निष्प्राण। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ये स है वो श यानी मूर्धन्य श के रूप में आ गया है। एक शब्द हम लिख लेते हैं निष्फल। तो इस प्रकार देखिए कि इस प्रकार आप ये समझ चुके होंगे कि स के बाद में यदि क, ख, प, फ, ट, ठ और श वर्ण आते हैं तो स का श हो जाता है। शब्द हम बात करते हैं अभी निष्कपट के बारे में। तो निष्कपट का जो समास विग्रह है वो समास विग्रह क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कपट का निष् का अर्थ यहाँ पर किससे लेंगे? रहित से लेंगे। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? कपट से रहित, कपट से रहित, या बिना कपट के भी हम इसका समास विग्रह कर सकते हैं। अगला जो शब्द है निष्क्रिय, यहाँ पर मूल शब्द क्रिय नहीं है, क्रिया शब्द है। पहले निस उपसर्ग होने के कारण क्रिया का जो पदांत आ है, इस आ का लोप होकर उसके स्थान पर अस्वर हो गया है। तो निस प्लस क्रिया यानी क्रिया से रहित, समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? क्रिया से रहित। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। इस प्रकार हम बात करते हैं निष्प्राण के लिए। तो इसका समास विग्रह भी क्या हो जाएगा? रहित के अर्थ में इसका अर्थ आ जाएगा प्राणों से रहित, प्राणों से रहित, या प्राण से रहित भी लिख सकते हैं। आगे शब्द आ गया है निष्फल, इसका आप लिख लीजिए प्राण से रहित। निष्फल का क्या हो जाएगा? फल से रहित या बिना फल के, फल से रहित। अब इस प्रकार अगला जो स है वो क्या आ जाता है? दंत्य स आ जाता है। अब इससे बनने वाले जो उदाहरण हैं वो उदाहरण किस प्रकार के होते हैं, ज़रा एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया है निस्सह, या शब्द मैंने लिख दिया निस्सीम। तो इस प्रकार से कुछ शब्द बन जाते हैं। निस्तेज। तो मित्रों इन सब का समास विग्रह आपको करना है, बहुत ही आसान है शब्दों का समास विग्रह करना। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इनका समास विग्रह क्या होगा, किस प्रकार से होगा। निस्सह का समास विग्रह हो जाएगा जिसे सहन नहीं किया जाए, नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग आ जाएगा। रहित, अभाव, बिना, नहीं, निषेध, ये सब के सब समानार्थी ही शब्द हैं। इनसे जुड़े हुए अन्य जो प्रासंगिक शब्द हैं वो भी इन्हीं के साथ में सम्मिलित माने जाते हैं। तो निस्सह का समास विग्रह क्या हो जाएगा? जो सहन न हो, जो सहन न हो वो क्या हो जाता है? निस्सह। इसी प्रकार शब्द आया है निस्सीम। तो निस्सीम का समास विग्रह क्या हो जाएगा? सीमा से रहित। निस उपसर्ग के कारण ही सीमा का जो आ है उसका लोप होकर अ हो गया है। तो शब्द क्या हो जाएगा? सीमा से रहित, या जिसकी कोई सीमा नहीं हो। और इसी प्रकार निस्तेज शब्द आया है। तो निस्तेज का क्या हो जाएगा? तेज से रहित, तेज से रहित। मित्रों यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो तेज शब्द है वो गद्य अर्थ में नहीं आया है। यहाँ पर जो तेज शब्द है वो प्रकाश, आभा, द्युति, चमक, उत्साह, इन अर्थों में आया है। तो उत्साह से रहित या तेज से रहित, या जिसमें जिजीविषा नष्ट हो गई हो, ऐसे प्राणी को निस्तेज कहा जाता है। तो निस्तेज का अर्थ यहाँ पर तेज से रहित इस प्रकार से लिया जाएगा। कुछ अर्थ अभी तक शेष रह गए हैं, जैसे ध्यानपूर्वक जो है, या बाहर के अर्थ से जुड़े हुए कोई शब्द नहीं आए हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे भी शब्द यहाँ पर बताऊँगा आगे।
यहाँ पर हमने जो उपसर्ग पढ़े हैं, निस उपसर्ग के जो उदाहरण हैं वो सारे पढ़ लिए। एक उदाहरण जो और मुझे याद आ रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, निष्क्रमण। तो निष्क्रमण का अर्थ हो जाता है, इसका समास विग्रह हो जाता है बाहर की ओर जाना। कहाँ जाना? बाहर की ओर जाना। तो निष्क्रमण का भी आप समास विग्रह यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि कोई समस्या ना आए आपके सामने। बाहर की ओर, बाहर की ओर जाना, निष्क्रमण करना यानी बाहर की ओर जाना। तो इस प्रकार से निस उपसर्ग से जो बने हुए शब्द हैं इनका हमने यहाँ पर समास विग्रह किया है। निस के जो तीन रूप बनते हैं, इन तीनों रूपों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। आगे हम बात करने जा रहे हैं निर उपसर्ग के बारे में। तो निर उपसर्ग के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाद में आने वाले जो शब्द हैं वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण होंगे या अंतस्थ वर्ण होंगे या फिर स्वर वर्ण होंगे। हर प्रकार के वर्णों के साथ में हम उदाहरण बनाने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निर उपसर्ग की। किस उपसर्ग की? निर उपसर्ग की। तो अब इसके योग से जो बनने वाले शब्द हैं वो किस प्रकार के शब्द होते हैं, आप जरा उन पर एक बार नज़र डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है निर्गुण, निर्जन, निर्दोष या निर्झर। तो इस प्रकार के मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ। निर्धन, निर्निमेष, ये शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्निमेष ये शब्द आपको शब्द शुद्धि में भी पूछते हैं, अर्थ में भी पूछते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में, और समास में भी ये शब्द कई बार आ चुका है। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। बाकी शब्द हो सकता है आपके लिए काफ़ी सरल हो, लेकिन कुछ शब्द इसीलिए कुछ शब्द जो हैं वो क्लिष्ट प्रकृति के आ जाते हैं। हालांकि क्लिष्ट जो थोड़ा बहुत भी हिंदी विषय से संबंध रखते हैं उनके लिए तो नहीं हो पाता है, लेकिन जो विद्यार्थी एकदम सामान्य स्तर का है उसके लिए ज़रूर इस प्रकार के शब्दों को समझने में व्यवधान हो सकता है, बाधा आ सकती है। लेकिन ऐसे शब्दों को जब हम ज़्यादा मात्रा में उदाहरण लिखेंगे तभी इस प्रकार के शब्द निकल करके आएंगे। यदि हम साधारण तरीके से ही पढ़ाएंगे तो ऐसे ही 2-4 शब्द दे करके इतिश्री कर ली जा सकती है। लेकिन मित्रों ये 2-4 शब्द आपको समास का संपूर्ण अधिगम नहीं करवा सकते, इसीलिए हम जितने उदाहरण लिखते हैं उनमें से जो कठिन शब्द होते हैं वो भी निकल करके सामने आ जाते हैं, और आपको इस प्रकार से उन कठिन शब्दों से भी परिचय प्राप्त करने का एक अवसर मिल जाता है और आपकी जो पढ़ाई है वो निर्बाध हो जाती है, कोई समस्या नहीं आती है उसके बाद में। तो मित्रों शब्दों पर अच्छे से अच्छा अभ्यास कीजिएगा। मेरा चाणक्य क्लासेस का पूरा यही प्रयत्न होता है कि विद्यार्थी अच्छे से अच्छे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हम बात करते हैं और शब्दों के बारे में। शब्द आ जाएगा निर्बोध या निर्बाध लिख लेते हैं, और उसके बाद में कुछ और भी शब्द आ जाएंगे, उनका समास वगैरह हम करेंगे आगे। पहले एक बार इन शब्दों को देख लेते हैं। चलिए, तो निर्गुण शब्द जो है इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? गुण से रहित। क्या हो जाएगा? गुण से रहित। रहित के अर्थ में ही यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार निर के जो अर्थ हैं वो क्या हो जाएंगे? रहित, बिना, अभाव, बाहर, ध्यानपूर्वक, इन्हीं अर्थों में अभी तक निर उपसर्ग का हम प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, अगला शब्द है निर्जन। तो निर्जन का समास वगैरह क्या हो जाएगा? जन से रहित। क्या हो जाएगा? जन से रहित। इसी प्रकार निर्दोष शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? दोषों से रहित या बिना दोषों के। निर्झर। निर्झर का मतलब होता है अनवरत या निरंतर झरने वाला। लिख लीजिएगा, अनवरत। अनवरत का मतलब होता है बिना रुके, निरंतर, लगातार, और झर का मतलब झरने वाला। निर्धन, धन से रहित। अगला शब्द आया है निर्निमेष। तो मित्रों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले निमेष शब्द का अर्थ बताता हूँ। निमेष शब्द का अर्थ होता है दृष्टिपात करना, देखना, या
बहुत ही गंभीर दृष्टि से या गहरी नज़र से किसी चीज़ को देखना क्या कहलाता है? निमेष कहलाता है। एक तो ये होता है कि हम किसी भी वस्तु को एक साधारण दृष्टि से देख के चलते बनते हैं, और एक शब्द ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर विशेष हो तो हम बहुत ही नज़रें गड़ा गड़ा करके उस चीज़ को देखते हैं। तो ध्यानपूर्वक, ध्यान केंद्रित करके, नज़रें गड़ा करके, गंभीर चिंतन के साथ किसी शब्द को देखना क्या कहलाता है? निमेष कहलाता है, दृष्टि का डालना कहलाता है। निर्निमेष का मतलब होता है कि इतना तन्मय हो जाना कि पलक भी नहीं झपकाना, यानी बिना पलक झपकाए देखना। निर का अर्थ क्या हो जाता है? बिना, रहित, जैसा कि मैं आपको अभाव अर्थ में यहाँ पर ये लिखा चुका हूँ। तो बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए देखना, ये क्या कहलाता है? निर्निमेष कहलाता है। इसके बाद में शब्द आ जाता है निर्बाध। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि निर उपसर्ग के कारण बाधा का जो अंतिम स्वर आ है, हमने इसका लोप करके इसको अ में बदल दिया है। तो समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? बाधा से, किससे? बाधा से रहित जो शब्द है इसको आप क्या कहोगे? निर्बाध कहोगे। तो इस प्रकार हमने निर उपसर्ग के बारे में देखा है। कुछ और इसके जो शब्द आते हैं, जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर निरीक्षण, जैसे, और यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया निर्गत। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। अगर मैं स्वरों के साथ बात करूं तो शब्द और बन जाएगा एक निरंतर, या शब्द बन जाएगा निराकार। तो इन सभी शब्दों का भी इसी प्रकार से हम समास वगैरह करेंगे। एक नज़र आप इन शब्दों के अर्थों पर डाल लीजिएगा। निरीक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक देखना। ईक्षण, संस्कृत में ईक्ष धातु होती है जिसका अर्थ क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। और निर का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर लिखवा ही दिया है, ध्यानपूर्वक इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार निरीक्षण शब्द बन जाएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है निर्गत। तो निर्गत में यहाँ पर निर का अर्थ क्या हो जाएगा? बाहर, और गत का मतलब क्या हो जाता है? गया हुआ। संस्कृत में आप देखते हैं तो गम धातु के साथ में भूतकालिक शब्द बनाने वाला जो त प्रत्यय है, इसके योग से बना हुआ शब्द है निर्गत। निर उपसर्ग के योग में तो शब्द क्या हो जाएगा? बाहर गया हुआ। अच्छा, उसके बाद में शब्द आया है निरंतर। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके दो खंड हो जाते हैं, निर प्लस अंतर। तो समास विग्रह निर का अर्थ ले लोगे आप बिना, और अंतर शब्द का अर्थ आप सामान्यतः जो अर्थ समझते हैं वही है, यथावत रहेगा। तो शब्द क्या हो जाएगा? बिना अंतर के, बिना अंतर के। ये शब्द क्या हो जाएगा? निरंतर। इसी प्रकार शब्द बना है निराकार। तो क्या हो जाएगा? निराकार का समास विग्रह आकार से रहित। क्या हो जाएगा? आकार से रहित। तो इस प्रकार से हमने निर उपसर्ग से जुड़े हुए शब्दों को देखा है। इतने शब्द मैंने आपको लिखवा दिए हैं, मगर फिर भी यदि और कोई शब्द आपके लिए मुश्किल बन रहा हो तो निश्चित रूप से आप वो शब्द हम तक पहुंचा दीजिएगा। निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी समस्या को समस्या नहीं रहने दिया जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं अगले उपसर्गों के बारे में। तो अगले उपसर्ग आ जाते हैं दुस और दुर। दुस और दुर, ये दो उपसर्ग और आ जाते हैं जिन पर अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उदाहरण बनते हैं। मित्रों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम यहीं तक अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार अगले वीडियो में इसी अव्ययी भाव समास को हम और आगे ले चलेंगे, आगे और पढ़ेंगे। तब तक मित्रों, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं, पहुँचा दीजिएगा। मित्रों, आगे इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। बहुत ही जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।